लालच एक ऐसी बुरी बला है जिसके चलते हुए इंसान बड़े से बड़े क्राइम को बड़े आसानी के साथ कर जाता है। उसे लगता है कि जो तू कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, तू बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं कर रहा। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक पति पत्नी का बहुत ही अच्छे से हंसता खेलता परिवार, 3 बच्चे होते हैं, लेकिन लालच के वशीभूत होकर वो एक ऐसे बड़े क्राइम को अंजाम दे डालते हैं जिसकी वजह से सदा सदा के लिए वो दोनों के दोनों जेल के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे उनका रोता बिलखता 3 बच्चों का परिवार रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो इस सब को नहीं करते तो शायद वो आज अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते और बच्चों के साथ ही खेल कूदते और उन्हें अपने परिवार को पाल पोस कर बड़ा करते। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दयालपुर पड़ता है। ये दयालपुर के गली नंबर 3 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजकुमार नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है बड़ई देवी, जिसके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बेटे का नाम होता है राजेश्वर और जो राजकुमार होता है उसका खुद का अपना बिजनेस होता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा भी मेरे बिजनेस में मेरा हाथ बटाए और इसको सार संभार करे। उसके लिए वो अपने दोस्त के पास उसे भेज देता है, वहाँ पर उसे काम सीखने के लिए भेजता है। 20 अप्रैल 2014 का वाक़या होता है, जब वो घर से तो जाता है लेकिन शाम को घर वापस नहीं आता। पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता। पिता अपने बेटे को बार बार फ़ोन करता है लेकिन बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। पिता की परेशानी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे शाम होती है पिता की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इधर जो उसकी माँ होती है वो बनारस में कोई शादी समारोह होता है, वहाँ पर चली जाती है। इधर सुबह होते ही पिता अपनी वाइफ यानी कि बड़ई देवी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा कल से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। जो तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे हुई शादी समारोह को छोड़कर अपने पति के पास आ जाती है और पति के पास आकर अपने बेटे की तलाश में लग जाती है। कई दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है लेकिन कई दिन के बाद भी उसका कहीं भी अता पता नहीं लगता। 23 अप्रैल 2014 को खजूरी खास थाना क्षेत्र में ये दोनों पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और पुलिस वाले इनसे यही कहते हैं कि तुम अपने घर पर चले जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे की जैसे ही कहीं से तलाश होगी हम तुम्हें तुरंत ही बता देंगे। तो अपने घर चले आते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लेकिन 29 अप्रैल 2014 को जब इन माता पिता को पता चलता है कि लोनी थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल को एक डेड बॉडी मिली है, उस डेड बॉडी की शनाख्त करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए लोनी थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जब लोनी थाना क्षेत्र की पुलिस से बातचीत की जाती है तो बातचीत में पता चलता है कि ये कोई ऐसा ही अज्ञात लड़का था, इसकी पहचान नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इसको हमने दाह संस्कार कर दिया था। पुलिस वाले उन्हें कपड़े और कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जिन्हें देखकर माता पिता दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये कोई और नहीं, हमारा बेटा राजेश्वर है। माता पिता को रोता हुआ देख पुलिस भी एकदम से एक्शन में आती है और उस बैकग्राउंड के बारे में जांच पड़ताल करने लग जाती है जहां से ये डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी एक कमरे के अंदर मिलती है। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप होता है पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करके यही कहता है कि साहब, मेरा जो कमरा है मैंने किराए पर दे रखा था। जिस व्यक्ति को किराए पर दे रखा था उसका नाम नीरज, पत्नी का नाम अनीता, इनके 3 बच्चे होते हैं। वो यहाँ पर अच्छे से रहते हैं, लेकिन अब मेरे जो कमरा है वो बाहर से बंद है, लेकिन मुझे इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। अब एकदम से पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही ताला तोड़ा जाता है तो अंदर से वो डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, राजेश्वर की ही होती है। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है और उस प्रदीप से पूछती है कि प्रदीप, तुमने इनको कमरा कैसे दिया था, तुम इनको कैसे जानते हो। इस पर प्रदीप कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम श्यामवीर है, जो यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला होता है, जो हमारे पास ही यहीं पर लोनी क्षेत्र में रहा करता था। उससे मेरी दोस्ती होती है और उसकी वजह से ही मैंने इनको कमरा दिया था।
अब एकदम से पुलिस श्यामवीर के पास पहुंच जाती है और जब श्यामवीर से पूछताछ करती है कि ये नीरज कौन है और ये कहाँ चला गया, कहता है कि साहब ये भी मेरे गांव का रहने वाला होता है, ये भी यूपी के फिरोजाबाद का ही रहने वाला होता है। फिर एकदम से पुलिस एक्शन मोड में आती है और यूपी के फिरोजाबाद पहुँच जाती है। वहाँ जाकर देखा जाता है तो उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ और पिता होते हैं। उनसे जब बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर नीरज अपनी पत्नी के साथ आया तो था, लेकिन कई दिन पहले ही वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। अब पुलिस के हाथ खाली होते हैं। पुलिस वापस दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। जो नीरज का मोबाइल होता है वो भी स्विच ऑफ होता है। उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया जाता है। लगभग 2.5 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है और 2.5 महीने के बाद उसका मोबाइल ऑन होता है। मोबाइल ऑन होते ही एक नंबर पर कॉल किया जाता है। तुरंत ही उस नंबर की जाँच पड़ताल की जाती है तो नंबर का पता चलता है कि ये किसी सुनीता के नाम पर नंबर रजिस्टर है, जो लोनी क्षेत्र की रहने वाली होती है। पुलिस एकदम से सुनीता के घर का रुख करती है और सुनीता को अपने कब्जे में लेकर पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है। सुनीता से कहती है कि तुम नीरज को कैसे जानती हो, तुम्हारे पास इसका फ़ोन कैसे आया। इस पर सुनीता कहती है कि मैं नीरज को नहीं, उसकी पत्नी अनीता को जानती हूँ, जो मेरी दोस्त है और मेरी उससे बातचीत होती रहती है। पुलिस सुनीता से नीरज और अनीता के घर का पता लेती है और तुरंत ही उनके घर पर पहुंच जाती है। और जब नीरज और नीरज की पत्नी अनीता दोनों को अपनी गिरफ्त में लेती है और उनसे पूछताछ करती है कि तुम कमरे को बंद करके उसमें एक व्यक्ति को मारकर क्यों आए हो, तो एकदम से नीरज टूट जाता है और सारा कुछ सच सच बताने लगता है। नीरज बताता है कि साहब, जिस कंपनी में मैं काम करता था उसी कंपनी में ये लड़का भी राजेश्वर काम करता था। हम दोनों दूसरी कंपनी के मालिक का बेटा होता है। वो यहाँ पर बस काम सीखने के लिए आता है। वो मेरे से काम सीखने की कोशिश करता है, मेरे साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। और एक दिन का वाक़या होता है, वो हमारे घर पर आ जाता है और घर पर भी शराब की बोतल लेकर आता है। उसे पता चलता है कि मैं शराब का शौकीन हूँ, मैं शराब पिया करता हूँ। तो वो हमारे घर पर आकर मेरे सामने बोतल रख देता है और बोतल को देखते ही मेरा मन ललचाने लगता है और मैं उसके साथ शराब पीने लगता हूँ। इधर जो मेरी पत्नी होती है अनीता, वो भी वहाँ पर बैठ जाती है और बैठते बैठते राजेश्वर के साथ बातचीत करने लगती है। वो पहला दिन होता है। उसके बाद राजेश्वर और अनीता एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। मुझे भी इस सब के बारे में पता चल जाता है, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाता। मैं चुपचाप ये सारा वाक़या सहन करता रहता हूँ। उसके बाद काफ़ी समय ऐसे ही बीत जाता है। जब भी राजेश्वर का मन करता वो अनीता के पास जाता और उसके साथ संबंध बनाया करता। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब राजेश्वर अपने घर से कुछ टूमे, कुछ गहने लेकर अनीता को दे देता है। लगभग 10 तोले की टूमे और गहने होते हैं जिन्हें अनीता को दे देता है। उसके बाद जो राजेश्वर की माँ होती है उसको पता चल जाता है। राजेश्वर की माँ एकदम से बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आती है, अपने बेटे को समझाती है, उसके पिता को भी बुलाती है, लेकिन बेटा मानने वाला ही नहीं होता। और जो बढ़ई देवी होती है फिर अनीता के घर का रुख करती है। लोनी क्षेत्र में पहुंचकर अनीता को धमकी देकर आती है। उससे कहती है कि अगर तूने हमारा सामान वापस नहीं किया तो मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और तुम दोनों को पुलिस के अंदर बंद करवा दूंगी। इस पर अनीता घबराने लगती है और घबराकर उसे लगता है कि कहीं ये एक ना एक दिन हमारी कंप्लेंट कर दे। इससे अच्छा होगा कि क्यों ना राजेश्वर को ही रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन जो माँ होती है वो किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जाती, वो सीधी अपने घर पर चली जाती है। अब अनीता को डर सताने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है 19 अप्रैल 2014 शाम को करीब 7 बजे का वक्त होता है जब अनीता राजेश्वर के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके उससे यही कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। इस पर राजेश्वर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बिना कुछ सोचे समझे रात को 8 बजे उनके घर पर पहुँच जाता है। के अंदर पति और अनीता दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं। ये दोनों प्लान बनाकर बैठे होते हैं और जैसे ही राजेश्वर घर के अंदर पहुँचता है इसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं। पकड़कर इसका गला दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद वहीं पर पड़ी हुई रॉड से इसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। इसके चेहरे पर बहुत ही तेज़ी के साथ रॉड से वार किए जाते हैं। उसके बाद रात को करीब 2 बजे अपने 3 बच्चों को लेकर ये कमरे से बाहर निकलते हैं और कमरे का दरवाज़ा बाहर से लगाकर वहाँ से रातों रात चुपचाप फरार हो जाते हैं। अपने गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद 1-2 दिन गांव में रुकते हैं। उसके बाद ये वापस फिर दिल्ली में एक दूसरी जगह कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। ये सोच रहे थे कि शायद इस जुर्म के बारे में अब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, जुर्म ऐसे ही दब जाएगा। लेकिन जुर्म दबने वाला नहीं होता, जुर्म तो सर पर चढ़कर बोलता है।
अपराध करने वाला अपराधी चाहे कितने भी शातिर तरीके से किसी भी जुर्म को कर ले, सारे सबूत वहाँ से मिटा दे, लेकिन कोई ना कोई क्लू वो अपने पीछे छोड़ ही जाता है, जैसे यहाँ पर वो अपने पीछे क्लू छोड़ जाते हैं। दोस्तों पुलिस एकदम से ही एक्शन मोड में आती है। इन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों पीछे इनके छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे रह जाते हैं, जिन्होंने अभी अपनी जवानी की दहलीज पर भी कदम नहीं रखा। उन तीनों बच्चों का क्या कसूर है जो माता पिता की गलती की सज़ा अब वो पूरे जीवन भर काटेंगे। यहाँ पर माता पिता ने एक ऐसा गलत कदम उठाया जिसकी वजह से वो अपने आप के जीवन को तो ख़राब कर लेते हैं, साथ साथ में ही अपने छोटे छोटे 3 मासूम बच्चों को रोड पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।